हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हो यार, मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का जो एग्जाम्स है उसके लिए दिन काफी कम मिले हम लोग को। लेकिन आप सभी ने, जैसा मैंने आपको बताया था कि गैप्स में कैसे स्टडी करना है, वो सभी ने आपने स्टडी किया होगा। और मैंने जो प्रॉमिस किया था कि यार आप लोग के लिए बीच बीच में कई सारे और वीडियोस में लाता रहूंगा, जो भी मुझसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बना सकूं मैं बनाऊंगा। तो आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैथ्स पार्ट 1 में अलजेब्रा में मैंने बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। उसी प्रकार इस बार भी हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें पूरा 7 का 7 चैप्टर का जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो वन शॉट होगा जिसमें पूरा का पूरा जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, वो मैंने डाल के रखा है। आप लोग उसको देख लो तो आप लोग का डबल रिवीजन हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड तो हो जाएगा, साथ में ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो 2-2 मार्क्स के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। और आई एम गोइंग टू मेक सम वीडियोस मोर, जो कि आने वाले टाइम में आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद अगले दिन, ज्योमेट्री के एक दिन जस्ट पहले, आप लोग को एक पूरा LMR मिलेगा जो हमारे नौशाद सर आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। तो बस बने रहना हमारे साथ। बस इतना मैं बताना चाहता हूँ, पूरा सिलेबस अपलोडेड है। उड़ान बैच आप देख सकते हैं। उड़ान बैच में हर टाइप के हर क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। तो उड़ान बैच के साथ चैप्टर्स बन के रेडी है। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो बस इतना बोलना चाहूंगा, मेहनत खुद को करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस आपको खुद को करना है। सिर्फ वीडियोस अगर देख रहे हो तो काम नहीं चलेगा। वीडियोस देखने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, वो भी अपने हाथों से प्रैक्टिस कर करके। क्योंकि एग्जांपल्स को जब तक आप खुद से अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। करेक्ट है। तो चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसा कि आप जानते हो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन नंबर 2A में आते हैं 4 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3A में आते हैं 3 मार्क्स। कुल मिला के 7 मार्क्स आपका फ्रेम हो सकता है अगर आप ये वीडियो प्रॉपर देखते हो और अपनी तरफ से भी जितना हो सके आप अपने प्रैक्टिस कर लेते हो। तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर इजीली 7 मार्क्स। बाकी 1-1 मार्क्स वाले 4-4 8 मार्क्स तो वही बन जाएंगे, 7 मार्क्स यहां से बन सकते हैं। और 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, एक वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो वो सब बातें होती रहेगी। लेकिन अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उसके पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप तुरंत कर लो, बाद में करके रख सको। क्योंकि यार देखो, जब भी आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो यहां पे आप मुझसे बातें कर सकते हो। प्लस जो भी आपको डाउट आता है तुरंत आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम और ये हमारा एप्लीकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। कीप स्टडीइंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर लेके आएंगे। चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। चलो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। जो भी क्वेश्चंस है आप ध्यान देना क्वेश्चंस पढ़ने। और देखो ये जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारा क्या है, रिवीजन है, LMR है। ठीक है, लास्ट मोमेंट रिवीजन हम रिवीजन करा रहे हैं। तो ये रिवीजन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा और एग्जाम्स के टाइम कम है, उसके मद्देनजर हम लोग बहुत फास्ट जाएंगे। तो ये वीडियो भी बहुत फास्ट जाएगा। आप लोग को अगर स्लो लगता होगा तो आप लोग अपना स्पीड बढ़ा सकते हो इन द सेटिंग। 1.5 1.7x पे आप सुन सकते हो, हमें वीडियो देख सकते हो, ताकि और आपका टाइम बच सके। क्योंकि टाइम इज वेरी क्रूशियल नाउडेज। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले एक डायग्राम हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर जो बीपी है परपेंडिकुलर टू AC, बीपी किधर दिखा है, दिस इज बीपी, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि ये परपेंडिकुलर है AC से। बीपी ये एक चीज देके रखा है। CQ इज परपेंडिकुलर टू AB, CQ की तरह ये CQ है, CQ इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि ये भी आपका परपेंडिकुलर है। ये हमें दे रखा है। हमें बोल रहा है AQB एक लाइन में। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQC आर सिमिलर। मतलब ये जो ट्राइंगल APB है, कौन सा ट्राइंगल बताओ, ये ट्राइंगल AP और B, ये वाला जो ट्राइंगल है दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम है AQC। किधर है ट्राइंगल, ये A, ये Q और C, मतलब ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में एक दूसरे को सिमिलर है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, जैसे कि आप जानते हैं सिमिलर प्रूफ करना हम लोग को 2 से 3 टेस्ट हमको पता है। ये चैप्टर जब हमने पढ़ा था, आपने लेक्चर वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं सिमिलैरिटी में 2 से 3 टेस्ट कॉमन होता है। एक तो एंगल टेस्ट से प्रूव हो सकता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, या तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो सकता है, तो साइड से। ये सब कुछ कॉमन है जो हम लोग ने आपको बताया हुआ है। तो यहां पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे ट्राइंगल APB, ये ट्राइंगल दिख रहा है, दैट इज APB। ये ट्राइंगल को आप कंसीडर करो। ये ट्राइंगल में अगर आप देख पा रहे हो, और साथ ही में ट्राइंगल AQC में अगर आप देख पा रहे हो, तो एंगल ये जो AP और ये B है, ये क्या है, जैसे मतलब परपेंडिकुलर था, मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। तो मैं को क्या बोल सकता हूं, एंगल APB इज 90 डिग्री। एंगल APB 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसी प्रकार AQC, तो AQC में भी ये Q जो है ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल AQC इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये भी 90, ये 90 है, तो एंगल APB और एंगल AQC एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQC फ्रॉम 1 and 2 से आया। ये एक एंगल हमने क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब एक एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया, एक और एंगल कहीं से कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, एंगल और एंगल टेस्ट से हम लोग सिमिलर दिखा देंगे। तो चलो चेक करो। अगर आप ध्यान दोगे, ये वाला जो है APB, ये वाले में आप देखोगे तो इसमें भी A आ रहा है, और दूसरा वाला क्या था, AQC, ये वाला में भी आप देखोगे तो A आ रहा है। दोनों के दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो ध्यान से, मैं थोड़ा रफ करके बताता हूं, नहीं तो यहां पे आप बोलोगे सर आपने पूरा रेड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये
क्यू सी ये वाले में भी ए आ रहा है और ये ए पी बी ये वाले में भी ए आ रहा है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल में एंगल ए इज कॉमन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए सी। पी ए बी जो है और क्यू ए सी है दोनों कॉमन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी के साथ एक एंगल यहां कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एक एंगल यहां कॉन्ग्रुएंट हो गया और एक एंगल यहां कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दो एंगल आ गए एंगल एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, ए पी बी और ए क्यू सी, ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे ये एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो एंगल ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू सी बाय एंगल एंगल टेस्ट। इस तरीके से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का फायदा ये होता है कि आधा से ज्यादा चीजें लिख के दी हुई होती है, बस उसको हम लोग को समझना है और एक बार समझ गए, कंसेप्ट आपको पता है, हमारे वीडियोस देखे आपने, पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पढ़ रखा है, पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस सेट बाय प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व करते आए हो, तो यार ये सब चीज आपको बहुत ही एकदम बोलते हैं ना, हमारे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं नल्ला है, मतलब एकदम सिंपल है यार। तो यार एंगल एंगल टेस्ट से हमने प्रूव करके दिखा दिया, बोलो कितना सिंपल है कि नहीं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या क्वेश्चन है, अब देखो एक क्वेश्चन क्या आया, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर है, इसको देख के हम लोग को कंप्लीट करना है। क्या बोल रहा है, एक फिगर में एंगल बी जो है, ये दिख रहा है आपको, ये एंगल बी आपका 75 डिग्री है, ये बोल के रखा है। एंगल डी जो है ये भी 75 डिग्री, ये एंगल डी है आपका, ये भी 75 डिग्री है, बोल के रखा है। ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल बी मेरा 75 डिग्री है, एंगल डी 75 डिग्री है, तो दोनों ही एंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 75 है, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। लिख सकता हूं एंगल बी जो होगा वो एंगल डी से कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों आया, बिकॉज ईच ऑफ 75 डिग्री, दोनों के दोनों 75 डिग्री है, तो इसके लिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हो गया सबसे पहला चीज। अब एक और चीज देखो, चाहे आप ट्राइंगल ले लो यहां पे ए बी सी, कौन सा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, मैंने ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें भी आप देखोगे सी आ रहा है, ये जो सी है इसमें भी आ रहा है, और दूसरा ट्राइंगल अगर मैं ले लूं जिसको मैं बोलूंगा सी डी ई, इसमें भी आपका सी आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल में मेरा सी कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। करेक्ट है, दोनों के दोनों ट्राइंगल में मेरा सी आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, दैट इज नथिंग बट कॉमन एंगल। क्यों आया ऐसा, क्योंकि कॉमन एंगल है भैया, दोनों में आ रहे, तो ये एक हो गया, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, दो एंगल जब कॉमन कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एबीसी और जो छोटा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, दैट इज नथिंग बट सी डी ई, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट से सिमिलर है, बाय एंगल एंगल टेस्ट। ये भी दोनों एंगल, दो एंगल प्रूफ करके दिखाया ना हमने कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, एक्टिविटी बेस में जरूर से प्रैक्टिस करके लेना। ऐसे इस प्रकार के कई सारे आते हैं सिमिलैरिटी वाले, सिमिलर प्रूफ करके दिखाना, एंगल एंगल टेस्ट से ही आते हैं ज्यादातर, देखा जाए तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है एंगल एंगल टेस्ट सबसे ज्यादा प्रूफ होकर आता है, बहुत ईजी होता है इसके लिए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो इसी के नीचे है, जो कि एक ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, मतलब एक ट्राइंगल एबीसी होगा और एक ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है, ऐसा पहले ही बोल के रखा है हमको। ठीक है, एंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 80 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी है वो 80 है, हमको कंप्लीट करने बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर से लेंगे तो 80/125 है, देखे रखा है हमको। ठीक है, फिर यहां पे बॉक्स लिखा हुआ है। अब 80/125 बॉक्स क्यों है, क्योंकि ये कैंसल आउट हो गया। देखो 5 के टेबल में 5 16 होता है 80 और 5 के टेबल में 5 25 होता है 125, मतलब क्या आया 16/25, क्या आया 16/25। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने ना उड़ान बैच में भी पढ़ाया था, उड़ान बैच के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो ये क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो 16/25 आ गया, तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं। अब एक और चीज आप जानते होंगे, कभी भी जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो जब बनता है सिमिलैरिटी वाला, याद रखो चैप्टर याद रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक थ्योरम था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का थ्योरम, वो क्या बोलता है कि ये हमारा हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, दैट इज AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, इस रेशियो के बराबर, इसका रेशियो क्या है 16/25, तो दैट इज नथिंग बट 16/25। अब मुझे चाहिए AB अपॉन PQ का वैल्यू, देखो यहां पे बॉक्स है ना, AB अपॉन PQ का वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर है, मतलब मुझे स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, BS लिख दिया बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर का AB बन जाएगा, PQ स्क्वायर का PQ बन जाएगा, और ये 16 का रूट हो जाएगा 4 और 25 का रूट हो जाएगा 5, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है 4/5, तो यहां पे लिख दो 4/5। कितना इजी था बोलो, बस ये देखो इतने से स्पेस में मैंने सॉल्व भी करके दिखा दिया, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, सॉल्व करके आप लोग को वो बॉक्सेस में जो वैल्यू है वो फिलअप करना है, सिर्फ बॉक्स में वैल्यू फिलअप मत कर, सॉल्व करके दिखाना होता है। ठीक है, तो वो सब चीज हो गया।
करेक्ट है। तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन हमने सिमिलैरिटी चैप्टर्स में से करा दिया, अगर एक्टिविटी बेस्ड पूछेगा तो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले में डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, कभी कभी बॉक्स नहीं दिया रहेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन दिया रहेगा, बताओ सॉल्व करके बताओ, आ सकते हैं। तो ये आपका डबल एडवांटेज हो गया, एक्टिविटी भी साथ में प्रिपेयर हो रहा है, 2-2 मार्क्स वाले भी साथ में प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छे से देखो, ध्यान देके पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अ गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी। अब देखो ये जो है ना क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आया कि ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, मतलब पाइथागोरस चैप्टर का आ गया। हमने सिमिलरिटी का 3-4 क्वेश्चन देख लिया, अब आ गया पाइथागोरस सेकंड चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एसी का वैल्यू 12 है। एसी किधर दिख रहा है, ये जो एसी का लाइन है ये 12 सेंटीमीटर का है। फिर एबी का वैल्यू हम लोग को निकालने बोल रहा है, और जो भी चीज है यहां पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल BAC, ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, दैट इज रिमेनिंग एंगल, ठीक है। रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, 60, क्योंकि ये 30 है, ये 90 था, तो ये 30 है 90, तो बचा हुआ एंगल 60 ही होगा ना। और अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख देना, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, तो 180 से माइनस कर दिया, 90 + 30 120, 180 में से 120 गया, 60 बचेगा, तो आ गया 60, ठीक है। रिमेनिंग एंगल ये हो गया। अब ट्राइंगल एबीसी, इससे पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है इसमें 30 डिग्री भी आ रहा है, 60 डिग्री भी आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग एक चीज हमको पता है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर जब 30 डिग्री भी आ जाती है, 60 डिग्री भी आ जाती है और 90 डिग्री भी आती है, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है 30, 60, 90 डिग्री का ट्राइंगल का थ्योरम। तो ये ट्राइंगल एबीसी क्या है, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता है, हमने एक रूल पढ़ा था, आपको अगर याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये पढ़ाया था मैंने। कभी भी जब 30, 60, 90 का ट्राइंगल बनता है तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस होता है। ये फॉर्मूला मैंने रफली लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ गए होंगे वो फॉर्मूला मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो वो फॉर्मूला यहां यूज होगा। देखो यहां पे बोल रहा है AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो AB जो है ये हाफ है AC का। तो यहां पे क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि ये 90 है, 90 के अपोजिट वाला ये साइड है, मतलब ये मेरा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो अगर ये 30 है ना, ये क्या है मेरा 30 है, तो 30 के अपोजिट साइड AB है, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 12, ठीक है। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। AB इज नथिंग बट हाफ ऑफ 12, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 60 के अपोजिट में साइड है BC, तो BC का वैल्यू क्या होगा, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो √3/2 हाइपोटेनियस क्या है, 12, तो √3/2 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि जो BC का वैल्यू होगा वो √3/2 ऑफ AC होगा, जो कि BC इज इक्वल टू √3/12। सब चीज तो दे रखा है यार वो लोग ने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू कैलकुलेट करो, हाफ ऑफ 12 मतलब 6, तो AB का वैल्यू आ गया 6, BC इज इक्वल टू 6√3। सब चीज देके रखा है, लेकिन इतना नहीं देके रखा रहेगा, एग्जाम में ज्यादा बॉक्सेस रहेंगे, एग्जाम में बॉक्सेस ज्यादा रहेंगे, यहां पे ये लोग ने सब चीज देके रखा। लेकिन मेन क्या था इसमें करने के लिए मेन क्या था, जो कि आपका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मैंने याद दिला दिया। कभी भी साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, जो भी वैल्यू रहेगा हाइपोटेनियस का डाल के कैलकुलेट कर लो, और साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होगा वो होगा हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, जो भी हाइपोटेनियस का वैल्यू डाल दो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 30, 60, 90 डिग्री का ट्राइंगल का आ सकता है, जरूर से 2 मार्क्स वाले में भी आता है, एक्टिविटी में भी आता है, जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अब अगला क्या एग्जांपल है, देखो ये देखो अपोलोनियस थ्योरम का एग्जांपल आ गया, ठीक है। प्रूफ दैट वाला ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। फ्रॉम गिवन फिगर एक ट्राइंगल है ABC, AB परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। AB AD है, सॉरी AD, गलती से मैंने D लिखा हुआ है ना, यहाँ पे D है, D ये क्या है D, AD परपेंडिकुलर टू BC, बराबर। देन प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, देखो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, जो कि अपोलोनियस थ्योरम का होता है। लेकिन यहां पे जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करेंगे। अब मुझे बताओ कि हम लोग इस पूरे डायग्राम को देखेंगे तो 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, दोनों में ही 90 डिग्री है, मतलब दोनों में ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल पकड़ता हूं, ये ट्राइंगल में ADC अगर मैं बोलूं तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। तो मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ, ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, या फिर DC बोल लो, जो भी बोल लो, तो CD का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां पे मैंने क्या किया कि ये जो AD का स्क्वायर है और ये CD का स्क्वायर है, अगर मुझे यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो AD का जो लाइन है ना, ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है,
मतलब मुझे एडी का वैल्यू के फॉर्म में वैल्यू निकालना है, तो मेरे को एडी के फॉर्म में चाहिए, तो एडी का स्क्वायर मैं ऐसे ही रखता हूं, ये सीडी को एसी के पास लाऊंगा, तो एसी स्क्वायर इधर ही था, ये सीडी इधर आ जाएगा, तो माइनस सीडी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर हो जाएगा। समझा ये चीज? देखो ध्यान से देखना, ये एडी वैसे का वैसे ही है, ये सीडी एसी के पास चला जाएगा, तो प्लस सीडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस सीडी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर हो गया। यहां पे इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो ऑल्सो एक ट्राइंगल ये वाला लेता हूं मैं, सेकंड वाला, जिसका नाम है एडीबी। इसमें भी सेम वही चीज लगेगा। मेरा हाइपोटेनस क्या है? ये वाला हाइपोटेनस साइड है, मतलब एबी का स्क्वायर जो रहेगा, एबी का स्क्वायर जो रहेगा वो एडी स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर रहेगा। तो एबी का स्क्वायर जो रहेगा वो क्या रहेगा? अगेन एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में लग रहा है, देखो ये एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, या फिर डीबी का स्क्वायर, जो भी बोल लो। यहां पे भी मुझे एडी का वैल्यू चाहिए, तो एडी का स्क्वायर वैसे रखूंगा, बीडी को इसके पास लाऊंगा, तो एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। अब आप इक्वेशन नंबर 1 देख लो और इक्वेशन नंबर 2 देख लो, तो दोनों में अगर आप कंपेयर करो इसको और इसको और इसको कंपेयर करो, यहां पे भी एडी स्क्वायर है, यहां पे भी एडी स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड भी दोनों का सेम हो जाएगा। मतलब ये एबी जो है, ध्यान देना, ये मतलब ये जो ए बी माइनस बी डी स्क्वायर है, देखो यहां पे लिखा है माइनस बी डी स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? ए बी, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ फेर बदल कर लेता हूं, इधर का उधर का इधर करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, ये माइनस सी डी का स्क्वायर में ए बी के पास लाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो गया। और ये एसी इधर ही है, एसी का स्क्वायर इधर ही है, ये माइनस बी डी स्क्वायर को एसी के पास लाया, तो एसी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया। और यही प्रूफ करना था हमें, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ये हमने कितना आसानी से प्रूफ करके दिखा दिया। लास्ट में फेवरेट डायलॉग लिखना है तो लिख देना हैंस प्रूफ, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख सकते हो, हैंस प्रूफ। ये आराम से आपने प्रूफ करके दिखा दिया, कितना सिंपल है अपोलोनियस थ्योरम वाला। तो आराम से प्रैक्टिस करके लो, ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? इसको प्रैक्टिस करके ले लेना अच्छी तरीके से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल पे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ये भी पाइथागोरस वाला ही क्वेश्चन है, 30 60 90 दिख रहा है इसमें। तो क्या बोल रहा है? एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है क्या है? 90 डिग्री। सीएबी 30 डिग्री है, मतलब सीएबी ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है। मुझे बात बताओ, ये 30 है, ये 90 है, बचा हुआ एंगल कितना होगा? ऑटोमेटिकली 60 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BCA, मतलब ये जो एंगल है BCA, मतलब ये जो एंगल ये कितना है? 60 डिग्री है। लिख दिया। उसके बाद बाय थ्योरम ऑफ 30 60 90 लगा सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रायंगल में 30 60 90 आ रहा है, तो ट्रायंगल 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम फॉलो करेगा। तो हमको पता है एक चीज, अभी मैंने आपको सिखाया कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है? 30 के अपोजिट में साइड क्या है? BC। तो BC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगा। तो BC जो होगा, हाइपोटेनस ये है ना, तो BC जो होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस AC है तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। एंड एक होता है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का साइड क्या है? AB। तो AB जो होगा वो होगा √3/2 ऑफ AC। तो √3/2 ऑफ AC लिखा है, लेकिन क्या होगा? वो कौन होगा? AB होगा, ये वाला साइड। ठीक है, AB वैल्यू डाल दो इसमें, तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC का वैल्यू कितना है? दिया है क्या? AC इज इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 14 हो जाएगा, और AB इज इक्वल टू √3/2 ऑफ 14 लिखा हुआ है। तो हाफ ऑफ 14 मतलब 2 7 14, तो BC का वैल्यू आ गया 7, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, और AB का वैल्यू आ गया यहाँ पे 7√3, जो कि पहले से ही दे रखा है। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत ज्यादा सिंपल, इससे इजी कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो यार मान लो यार पाइथागोरस थ्योरम में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए, चाहे एक्टिविटी बेस आए, मतलब यार तो ये तो आपको मार्क्स देके ही जाएंगे। 30 60 90 45 90 ज्योमेट्रिक मीन, ये सब चीज पढ़ा चुका हूं। LMR वीडियो देख लेना, पिछले साल वाला और इस साल वाला उड़ान बैच देख लेना, दोनों मिला के पढ़ोगे, एकदम फट्टे फाड़ डालोगे। मैं बोलता हूं एग्जाम में मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आ गया। देखो ये आपको देख के ही लग जाएगा, 45 डिग्री वाला एंगल है, तो एंगल MNK 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, M का वैल्यू 45 है, ये 45 है। तो मुझे बात बताओ, ये 90 होगा, ये 45 होगा, तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। मतलब क्लियरली बोल सकता हूं कि एंगल NKM यानी K एंगल जो है, ये भी क्या हो जाएगा? एंगल K भी जो होगा वो भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज इट इज द रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल MNK, ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में ये 45 है, ये 45 है, 90 है, तो क्या बनाएगा? 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएगा। मतलब थ्योरम क्या बन रहा है? 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल। और हमें एक चीज पता है कि जब भी 45 डिग्री आता है, 45 45 90 का ट्रायंगल बनता है, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज नथिंग बट 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। पढ़ाया था मैंने, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब चाहे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, मतलब चाहे ये वाला साइड हो, और चाहे ये साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, मतलब ये वाला साइड हो, तो चाहे MN हो चाहे NK हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब चाहे ये वाला साइड जिसका नाम क्या है MN, तो चाहे वो MN हो, चाहे ये वाला साइड जिसका नाम है NK,
तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है mk, यानी mn इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ mk, nk इज ऑल्सो 1/√2 ऑफ mk। वैल्यू डाल दो, वैल्यू क्या है mk का वैल्यू 6 है, तो mk की जगह पे 6 लिख दो, ये लिखा हुआ ही है 1/√2 ऑफ 6। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, 1/√2 ऑफ 6 है, कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/√2 को आप कैसे लिखते हो, ये √2 ही लिखोगे, और 6 को आप कैसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को कैसे लिखते हो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 6, ये √2 कैंसिल, मतलब 3√2 आंसर आएगा। देखो आ गया, लिखा है यहाँ पे 3√2, एम का वैल्यू 3√2। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया भी है, kn का वैल्यू 3√2 आया, दोनों का सेम ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस प्रकार के 45 45 90 वाले ट्रायंगल के थ्योरम के भी आ सकते हैं क्वेश्चन। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अगर देखो ये थोड़ा सा ना आपको हल्का सा अगर थोड़ा क्वालिटी कम दिखेगा ना, तो अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना, नहीं तो कमेंट करोगे सर कुछ दिख रहा नहीं है। ये कैसा फोटो है ना, तो फोटो में थोड़ा सा कम ही दिखेगा, लेकिन अपना वीडियो का क्वालिटी एटलीस्ट 720 पे रख देना, आपको क्लियर दिखेगा। चाहिए तो थोड़ा जूम कर लेना, आपको मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। क्लियर हो गया, वैसे दिख तो रहा होगा क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या क्वेश्चन आ गया, थोड़ा पढ़ो यार, मेरा मुंह दुख गया, मैं 2 मिनट में पानी पी लेता हूं बस, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ध्यान से देखना, आ सकता है। एक ट्राइंगल है LMN नाम का, क्या नाम है LMN, बनाता हूं यहां पे आपके सामने, ठीक है। क्या नाम है LMN, ये ट्राइंगल है LMN नाम का, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में L का वैल्यू जो है 5 है, समझ लो L का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, M का वैल्यू 13 दिया हुआ है, ठीक है, और N का वैल्यू 12 दिया। ये सब कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा कुछ डायग्राम रियल में नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू शो दैट द फिगर गिवन इन ट्रायंगल इज राइट एंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे सिंपल सी फंडा ये है, मेरे को एक चीज पता है कि 3 साइड जब दिए होते तो आपको एक चीज याद होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमने एक चीज सीखा, जब कोई भी 2 साइड का स्क्वायर को अगर प्लस करेंगे वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया, मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी वही कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके सबका स्क्वायर निकालूंगा। सबसे पहले मैंने क्या लिया, L का स्क्वायर, ये L है मेरा, ये L का स्क्वायर, L कितना है मेरे पास 5, 5 का स्क्वायर निकाल लो, कितना हो जाएगा 25। मैंने L का स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 निकाल दिया, ठीक है। M का वैल्यू 13 है, तो M का स्क्वायर हो गया डायरेक्टली 169, 13 का स्क्वायर 169। N का वैल्यू 12 है, तो N का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर यानी 144। ये लोग ने डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग 12 का स्क्वायर ऐसा लिख के प्रॉपर तरीके से वो लिखना। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये तीनों में से L का स्क्वायर, L का जो स्क्वायर है, M का जो स्क्वायर है और N का स्क्वायर, इसमें से क्या करूंगा, कोई 2 ऐसा नंबर लूंगा जिनको प्लस करके तीसरा आ जाए। तो आप देखो ये छोटा है, 25 छोटा है, ये 169 छोटा है, मतलब अगर मैं L स्क्वायर को M स्क्वायर के साथ प्लस करूं, माफ करना, L स्क्वायर को N स्क्वायर के साथ प्लस करूं, देखो L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो ये 25 है और वो 144 है, तो 25 प्लस 144 इज नथिंग बट 169। तो मतलब L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो होगा 169 होगा, और ये किसके बराबर होगा, M स्क्वायर के बराबर होगा। तो मतलब क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं कि N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर होता है, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जब भी कोई एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर आ जाता है, तो वो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो मतलब ये जो ट्रायंगल होगा ये होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने ये चीज प्रूव करके दिखा दिया, और जो बॉक्सेस में वैल्यू पुट करना था वो पुट भी करके दिखा दिया। एन का वैल्यू यहां पे नहीं लिखा, एन का कितना है 12 है, खत्म, सिंपल। देखो यार सांस फूल गई मेरी, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 10वां जो भी होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या इस चैप्टर में से। अब देखो ये चैप्टर क्या दिख रहा है मेरे को, ये सर्कल का चैप्टर आ गया। ये कौन सा चैप्टर आ गया, सर्कल का। अब सर्कल में से भी पूछा जा सकता है एक्टिविटी बेस और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो एक्टिविटी बेस के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्या बोल रहा है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव थ्योरम बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। यहां पे हम लोग को बोल के रखा है, चलो ठीक है देख लेते हैं भाई क्या चीज है, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना ऐसे क्वेश्चन। चलो गिवन है एक सर्कल है विद सेंटर बी, चलो सेंटर बी दिख रहा है मुझे, इसका नाम है सेंटर बी, ठीक है। आर्क एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डीक्यूसी, एपीसी मतलब ये वाला जो आर्क है एपीसी नाम का, और ये डीक्यूई, ये दोनों आर्क बोला है कॉन्ग्रुएंट है भैया। क्या है, ये दोनों आर्क जो है कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये ए है, ये पी है, ये सी है, ये डी है, ये क्यू है, ये ई है, दिख रहा है क्लियर सबको। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना बचुआ लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बोल रहा है, हमको प्रूफ करके दिखाना है कि कॉर्ड एसी जो है कॉर्ड डीई के बराबर है। मतलब कॉर्ड एसी, ये वाला कॉर्ड एसी है और ये वाला कॉर्ड डीई है, मतलब ये वाला कॉर्ड एसी, ये लाइन और ये लाइन हमको प्रूफ करके दिखाना है कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूफ होगा भैया, देखो अगर ध्यान से तो ये एक ट्रायंगल में है,
ठीक है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और एक सेकेंड यार, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी होंगी। कैसे? अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं ये ट्राइंगल लूं जिसका नाम है ट्राइंगल, क्या नाम है ये, ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी ले लिया मैंने, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला जिसका नाम है बी डी ई, डीबीई बीडीई, जो बोलना है बोल लो, ले लिया। अब इसमें मैं क्या बोलता हूं कि इसमें ए बी जो साइड है, ये वाला जो ए बी है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्राइंगल का डीबी से, क्योंकि ये भी बी से लेके ए तक, देखो बी से लेके ए तक ये भी एक सर्कल का रेडियस ही है, और बी से लेके डी तक ये भी एक सर्कल का रेडियस ही है, तो मतलब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डीबी, तो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डीबी, क्यों है, दैट इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। लिख सकता हूं कि नहीं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख सकता हूं। अब अगला, यहां पे दूसरे वाले पे आ जाओ, ये बीसी और यहां का बीई, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीई, यहां पे लिख दो बीई। ठीक है, रेड से लिखता हूं, चलो ठीक है, बीसी जो है जैसे ए बी बीडी से कॉन्ग्रुएंट था, वैसे बीसी बीई से कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम ये भी चीज, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक और चीज आपको दिख रहा है कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीबीई, तो एंगल ए बी सी मतलब ये वाला जो एंगल है, और एंगल डीबीई मतलब ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट आर्क, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि ये वाला आर्क जो है और ये वाला जो आर्क है सिमिलर है, तो जब दो आर्क सिमिलर होते हैं तो उसके जो सेंट्रल एंगल होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है चैप्टर में? तो ये एंगल और ये एंगल भी सिमिलर हो गए, तो मतलब एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलर नहीं माफ करना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीबीई, तो ये एक एंगल है, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एक साइड है जो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये भी एक साइड है जो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे, चाहे वो ट्राइंगल एबीसी हो और ये वाला ट्राइंगल चाहे वो ट्राइंगल बीडीई हो, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। कितना सिंपल था ये आप लोग देख के बताओ, है कि नहीं दोस्तों? तो दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल। लोगों को हार्ड लगेगा, आई डोंट नो व्हाई, बट ये है इजीएस्ट एग्जांपल। डायग्राम का खेल था, डायग्राम का कंसेप्ट समझ में आ गया, डेफिनेटली आप कर पाओगे। ये प्रूफ करना था। हाँ, एक और चीज प्रूफ करना था इसमें, क्या, ये तो हमने बता दिया साइड एंगल साइड टेस्ट, एक चीज और प्रूफ करना था कि कॉर्ड एसी कॉर्ड डीई के बराबर है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो कॉर्ड एसी, ठीक है, सॉरी कॉर्ड ना, माफ करना, मैंने ये कॉर्ड एसी ये वाला और कॉर्ड डीई ये वाला लाइन एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीएससीटी, सुना है कि नहीं, कहां लिखूं बताओ? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कॉर्ड, क्या नाम है इसका, एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड, क्या नाम है इसका, डीई। क्या हो जाएगा, कॉर्ड एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डीई, क्यों, बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि एक ट्राइंगल में जब ये हमको पता चल गया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके तीनों के तीनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑलरेडी ये साइड ये साइड ये साइड साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो बचा हुआ ये साइड और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कॉर्ड एसी जो होगा वो कॉर्ड डीई से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। चलो एक ही तीर में दो निशाना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रेम हो सकते हैं, प्रैक्टिस जारी रखना, बस इतना बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये कैसा क्वेश्चन आ गया भाई, क्या है, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? चलो ठीक है, देखते हैं। इन द फिगर, ठीक है, इफ द कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। चलो यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियर, तो मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट P है, ये S है, ये R है, ये Q है और ये बीच में है T। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि मेरा फिगर में कॉर्ड PQ जो है, ये जो PQ मेरा कॉर्ड है और कॉर्ड RS जो है, मतलब PQ वाला लाइन और RS वाला लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट T। ये वाले पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल STQ इज हाफ ऑफ आर्क PR प्लस आर्क SQ, ये बोल के रखा है। ठीक है, चलो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। चलो तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे प्रूफ, STQ ये दिख रहा है आपको, STQ जो है एंगल STQ जो है वो आर्क मेजरमेंट ऑफ एंगल SPQ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल SPQ और किससे हो जाएगा, PSR से। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल PSR। क्यों होगा, बिकॉज थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। देखो यहां पे ध्यान से कि मेरे को क्या निकालना है, एंगल STQ निकालना है, यानी कि
दिस इज एस पी क्यू। अगर ये एंगल की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एस पी क्यू का मेजरमेंट, दैट इज दिस वन, एस पी क्यू का मेजरमेंट, ठीक है, एस पी क्यू का मेजरमेंट प्लस एंगल पी एस आर का मेजरमेंट, यानी दिस वन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी एक्सटर्नल एंगल जब लगता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल एंगल का ट्रायंगल का थ्योरम लगता है तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो यहां पे आ गया एंगल पी एस आर। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बोल सकता हूं कि ये जो हाफ है, ठीक है ना, हाफ ऑफ एस क्यू जो है, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे हाफ ऑफ एस क्यू प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एस क्यू किधर है, हाफ ऑफ आर्क एस क्यू, दिस इज एस क्यू, ये वाला हाफ ऑफ आर्क एस क्यू, तो ये हो जाएगा इसका हाफ ऑफ पी आर, ये भी हो जाएगा ना, दैट इज प्लस हाफ ऑफ आर्क पी आर, ठीक है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ठीक है, दिस आर्क प्लस दिस आर्क, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हाफ, ठीक है, हाफ जो आ रहा था आर्क पी आर, सॉरी, प्लस आर्क एस क्यू, आर्क एस क्यू, इन दोनों का हाफ मैंने क्या कर लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हाफ पी आर ले लो प्लस एस क्यू कर दो, तो आपका आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल एस टी क्यू, जो कि आपका इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग यार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं, तो जरूर से इसको अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके लेना है, ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, एंगल इंस्क्राइब, देखो वापस से इंस्क्राइब वाला आ गया। एंगल इंस्क्राइब इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, प्रूव द रिजल्ट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो ठीक है, एबीसी इज इंस्क्राइब एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है, एबीसी एक सेमी सर्कल में इंस्क्राइब है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, यहां पे एम, ये वाला एक्स, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि हमको प्रूफ करके दिखाना है कि एबीसी मेरा जो है, एबीसी जो है एक राइट एंगल है। चलो ठीक है, सेगमेंट एसी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये जो एसी दिख रहा है ये डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ आर्क जो एएक्सी है, देखो यहां पे, दैट इज ए, यहां से दूसरा कलर लेता हूं मैं, यहां पे ए एक्स और सी, मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, हाफ है ना सर्कल का, हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एएक्सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोल सकते हैं, और कुल मिला के अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा जो एबीसी है, ठीक है, दैट इज ए बी सी, तो एबीसी का अगर मुझे वैल्यू निकालना है दोस्तों, ठीक है, एबीसी का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे, दैट इज इंस्क्राइब के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ आर्क, ये वाला जिसका नाम क्या है एएक्सी, इंस्क्राइब एंगल के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है इंस्क्राइब एंगल हो रहा है, तो एएक्सी मतलब ये जो एएक्सी है इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एएक्सी का वैल्यू मुझे पता है क्या, अगर हम बात करें एएक्सी का वैल्यू 180 है, तो हाफ ऑफ 180 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल एबी इज 90 डिग्री, एबीसी इज 90 डिग्री, और जब एंगल एबीसी जो होगा ये 90 डिग्री होगा, तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो जो हमें प्रूफ करना था कि भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। क्लियर, कितना सिंपल फंडा है इसका, बस इंस्क्राइब एंगल का कॉन्सेप्ट लगा और हमने लगाया और इसको सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर चुटकी बजाते। क्लियर, सिंपल है यहां तक आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं साइड हटते जा रहा हूं बीच बीच में, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं, चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो ये मजेदार एग्जांपल आ गया, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें आपको चीजें दी हुई है, हमको बताना है टाइप ऑफ आर्क बताना है। तो माइनर आर्क नेम बताना है, माइनर आर्क क्या होता है, छोटा आर्क होता है ना, सॉरी माफ करना, माइनर आर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा आर्क होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये मेरा छोटा आर्क दिख रहा है आपको ए एक्स बी, तो इसका नाम लिख दो ए एक्स बी। कितना एंगल है, इसका सेंट्रल एंगल है 100, लिखा हुआ है कि नहीं 100 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। मेजर आर्क क्या होगा, इसको छोड़ के जो पूरा बच गया, दैट इज ए वाई बी, तो ये बड़ा आर्क हो गया, ठीक है। इसका एंगल कितना होगा, टोटल कितना होता है 360 होता है, 360 में से छोटा जो है माइनस कर दो, 360 माइनस 100 कर दो, 260 आ गया आंसर, खत्म कहानी। कितना इजी है, बोलो चुटकी बजाते 2 मार्क्स मिला कि नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, कोई चिंता और टेंशन की बात नहीं है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार कम समय में आपको चीजें दूं, इसके लिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं और कंटिन्यूस बोल रहा है, आप देख सकते हो मेरी सांसें फूल रही है क्योंकि आई एम नॉट 100% फिट, बट डेफिनेटली देने की कोशिश कर रहा हूं जो भी चीज मैं दे सकूं, ठीक है। चलो अब ये हो गया, हाँ अब आ गया देखो एक और क्वेश्चन, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन आ गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन तो आते ही आप जानते हो, ठीक है। यहां पे देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक बोल के रखा है, एंगल R का वैल्यू 5x - 13 है, एंगल N का वैल्यू 4x + 4 डिग्री है। हमको पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड एंगल N
बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, एक चीज बोल के रखा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है एमआरपीएन इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और मुझे एक चीज पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, तो यहां पे द अपोजिट साइड्स ऑफ ए एंगल ऑफ ए साइक्लिक स्क्वायर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब प्लस करके 180 आना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा दिखता है, ये आपका सर्कल, ठीक है, अब समझ लो ये ए है, ठीक है, एक सेकेंड, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मतलब एंगल ए और एंगल सी को प्लस करूंगा तो 180 होगा, वैसे एंगल बी और एंगल डी को प्लस करूंगा तो 180 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल आर का वैल्यू मुझे पता है 5x - 13 डाल दिया, एंगल आर का वैल्यू 5x - 13, एंगल एन का वैल्यू दे रखा है 4x + 4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा साइड में सॉल्व करके दिखाता हूं। ये 5x है प्लस 4x कितना हो जाएगा 9x हो गया, ये -13 और +4 माइनस नहीं यार एक मिनट, हाँ देखो -13 + 4 कितना होता है -9 होता है, करेक्ट। -13 + 4 कितना होता है यार, 13 में से 4 गया 9 बचता है ना यार, तो -9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हाँ -9 उधर जाएगा तो 9x इज इक्वल टू -9 180 को प्लस कर लेगा, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 189। ठीक है, देखो हाँ वही आ रहा है हमारा 9x इज इक्वल टू 189, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये थोड़ा साइड में मैंने करना पड़ा, ये साइड में मैंने रफ कैलकुलेशन किया ताकि मैं ये स्टेप आपको बता सकूं कि कैसे आया। 9x इज इक्वल टू 189 आ गया, देखो आ गया, फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 189 डिवाइड बाय 9, तो कितना हो जाएगा 9 2 80 9 1 9 21 आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, x का वैल्यू 21 आ गया, लेकिन हमको एंगल r और एंगल n निकालना है, तो एंगल r 5x - 13 है, तो 5x - 13 मतलब 5x, x की जगह पे 21 - 13 मतलब 105 में से 13 माइनस कर दो, एक मिनट, 105 में से 13 माइनस करो तो 21 5 जा 105 होता है, 105 में से 13 गया कितना बचेगा यार 92 बचेगा, करेक्ट 92 डिग्री आ गया, किसका आ गया एंगल आर आ गया 92 डिग्री। वैसे ही एंगल एन निकालना है, 4x + 4 है तो 4x, x का वैल्यू 21 है प्लस 4, 21 4 जा 84 + 4 इज 88 डिग्री, तो आपका एंगल एन भी आ गया, तो एंगल आर आपका 92 आ गया, एंगल एन आपका 88 डिग्री आ गया। इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया, आप देखो कितना ईजी था, है कि नहीं दोस्तों, इट इज द इजीएस्ट एग्जांपल। बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, कैसे काम करता है एंड बाकी चीजें। करेक्ट है, सिंपल है, इजी है, समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे, चलो जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। क्या है अगला एग्जांपल, ध्यान देना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखो ये आ गया मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम एक ही वीडियो में सब करा रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ना के बराबर ही पूछेगा, बहुत रेयर चांस है, और पूछेगा भी तो आपको वही टेंजेंट बनाने या तो वो परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पूछेगा, जो मैंने उड़ान बैच में भी पढ़ा रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिविटी बेस में कंस्ट्रक्शन में से नहीं पूछता। ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। अब यहां पे ध्यान दो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सपोज मैंने मान लिया कि ए जो है x1 y1 है, बी मान लिया x2 y2 है, ठीक है, तो x1 का वैल्यू हो गया -1, ठीक है, y1 का वैल्यू हो गया 1, x2 का वैल्यू 5 हो गया, लिख दिया, y2 का वैल्यू -7 हो गया, लिख दिया। हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और ए और बी का, तो ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, एंड वी नो द डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज ab इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। डाल दिया फार्मूला, देखो डिस्टेंस ऑफ ab इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारे पास, देखो x2 कितना है 5, तो 5 माइनस x1 कितना है मेरे पास -1, तो 5 - -1 यानी 5 + 1 दी होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -7, y2 कितना है y2 -7 माइनस y1 कितना है 1, तो -1 दी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 + 1 मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ 5 और +1 6 है ना, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस -7 -1 -8 का स्क्वायर 64, तो 36 + 64 करके देख लो, 36 + 64 कितना होता है 100 होता है आई गेस, बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो आपका आंसर आ गया, सेंटीमीटर दिया है क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ, छोड़ दो ऐसे, 10 यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया 10 यूनिट आ गया, कितना सिंपल है बताओ। तो 2 मार्क्स के लिए नॉर्मली वही आ सकते हैं, एक्टिविटी बेस में डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ लिया, स्लोप पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे सेंट्रॉइड वगैरह भी क्वेश्चन होंगे, मैं करा दूंगा, सेंट्रॉइड हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, ये सब चीज के ऊपर क्वेश्चन है, ऑलरेडी कराया हुआ है। इस चैप्टर का लेक्चर सबसे पहले देख लेना, पूरा कवर हो जाएगा एक ही बार, ठीक है, ध्यान से देख लेना, थोड़ा फास्ट करके 2x की स्पीड से आप देख सकते हो, अगर आपको टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा है हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने का, तो आप फास्ट तरीके से देख सकते हो, लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो चेकआउट करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट आ गया तो क्या क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू है -1,1, बी का वैल्यू है 5,7, तो मतलब x1 y1 का वैल्यू
x1 का आ गया -1, y1 का 1, x2 का 5 और y2 का -7। ठीक है, हमको क्या निकालना है? मिड पॉइंट। तो हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? आपको याद होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2, x1 है क्या है बताओ? -1 और x2 है 5, तो -1 प्लस 5, x1 प्लस x2 हो गया, डिवाइड बाई 2। वैसे ही y1 प्लस y2, तो y1 1 है और y2 -7 है, तो 1 प्लस -7 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 1 4 बाई 2, ये हो जाएगा -7 प्लस 1 यानी -6 बाई 2। तो आंसर आएगा 4 अपॉन 2 इज 2 एंड -6 बाई 2 इज -3। तो 2, -3 इज योर आंसर। मिड पॉइंट आ गया 2, -3। सिंपल है, इजी था। तो ऐसे मिड पॉइंट हो गया, चाहे सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड का शायद मैंने नहीं लिया, लेकिन सेंट्रॉइड का x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 याद है ना फॉर्मूला? वही सब चीजें है, बस बाकी डालना है आपको, प्रैक्टिस करके लेना है। हर एक का एक एक टाइप का एग्जांपल प्रैक्टिस करके ले लो, जितना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? थोड़ा थकावट होने लगा मेरे को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूं। और 4-5 एग्जांपल है, फटाफट कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, वन शॉट हो रहा है दोस्तों। चलो ध्यान दो, क्या है एग्जांपल? हाँ देखो, अभी आ गया ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समझ में आया? तो वही पूछता है, डिस्टेंस हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आ गया देखो अगला एग्जांपल हमारा क्या है, देखते हैं। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या तो प्रूफ दैट आ जाएगा उसके अंदर, या तो कुछ सॉल्यूशन निकालने आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3। sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू √3 है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहली बात, हमको एक चीज पता है, क्या पता है बताओ? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी वाला। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, 3 फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पता है ना, पूरा लिखा के दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, देखो जाके, उड़ान बैच का भी देखो जाके। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं यहां पे sec स्क्वायर के पास tan को लेके आता हूं, तो ये sec स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, tan के पास आएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 अकेला बच जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? tan को sec के पास भेज दिया, तो tan पहले पॉजिटिव था, इधर sec के पास आ गया, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। कैसे आया फॉर्मूला? क्या आया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b वाला फॉर्मूला हमने डाला। तो sec थीटा प्लस tan थीटा a प्लस b, sec थीटा माइनस tan थीटा a माइनस b। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? 1 है ना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे बताओ sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू इन्होंने दे रखा है। देखो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू है √3, तो इस sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? √3 लिख दिया। ठीक है, और ये जो sec थीटा माइनस tan थीटा है वैसे का वैसे ही है, इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही है। मुझे चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू, तो sec थीटा माइनस tan थीटा वैसे ही रखूंगा, ये 1 इधर ही है, √3 इधर जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 1 बाय √3। सिंपल, 1 बाय √3 आ गया आंसर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बड़ा लिख दू, थोड़ा साइड में लिख दू, क्या आ गया आंसर? 1 अपॉन √3। दिख रहा है अभी क्लियर? चलो दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेना। 1 बाय √3 आंसर आ गया। वैसे एक और क्वेश्चन है, देखो उसी में मैंने डाल के रखा है, जगह कम पड़ रहा था इसके लिए। यहां पे देखो, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भैया ये कैसा क्वेश्चन आ गया? चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये लिख दो पूरा लेफ्ट हैंड साइड, cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे एक चीज पता है कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो cos स्क्वायर थीटा था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसका जगह पे मैं क्या लिखूंगा? sec स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो यहां पे भी आप देखोगे ये cos स्क्वायर थीटा भी स्क्वायर में है, sec स्क्वायर थीटा भी स्क्वायर में है, तो ये दोनों का होल स्क्वायर ले सकता हूं मैं, मतलब cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, ये पूरे का स्क्वायर। ये पूरे का क्या लिख रहा हूं यहां पे? मैं स्क्वायर लिख रहा हूं, क्योंकि पहले के स्टेप में देखो ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये भी sec स्क्वायर थीटा है, तो क्यों ना मैं cos थीटा लिखूं मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय sec थीटा लिखूं, और ये पूरे का मैं क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, ये भी चलेगा, कर दिया मैंने। अब यहां पे मुझे एक चीज पता है कि cos थीटा और ये sec थीटा का मतलब क्या होता है? cos थीटा तो cos थीटा ही होता है, और sec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये cos थीटा कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 1, और ये पूरे का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1। समझा? cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा का मतलब है 1 अपॉन cos कैंसिल, सिर्फ 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1। आपका आंसर आ गया 1, और ये प्रूव करके दिखाना था, मतलब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। फेवरेट डायलॉग लिख देना। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? कमेंट करते जाओ अच्छा अच्छा।
मेहनत जारी है आप लोग के लिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और भी क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं यार, थक गया। देखो क्या क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा फॉर प्रूफ ऑफ दिस कंप्लीट एक्टिविटी करना है हम लोग को। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है लेफ्ट हैंड साइड, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे इसमें से अगर मैं tan स्क्वायर को कॉमन ले लूं, इसमें से tan स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे देखना ये स्टेप, tan स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहां पे जब कॉमन ले लूंगा तो 1 बचेगा माइनस, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था और इसमें tan तो था ही नहीं तो कॉमन निकाला, इसके लिए नीचे मुझे tan स्क्वायर थीटा देना पड़ेगा, तो ये बनेगा। तो ये चीज वापस लिखो यहां पे, मतलब यहां पे क्या आएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक चीज समझा। अब ये tan स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही है, 1 यहां पे भी है। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर जो है ना, ये वैसे का वैसे ही आएगा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये जो नीचे tan स्क्वायर थीटा था इसको मैं लिख सकता हूं, tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan का मतलब मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब सेम स्टेप, tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस लिख दिया सेम। अब ये साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास, 1 माइनस अकेला ये बच रहा है जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा, और मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूफ करके दिखाना था, लिख दिया RHS और लास्ट में फेवरेट डायलॉग लिख दो आपका, हैंस प्रूफ्ड, यही प्रूफ करके दिखाना था। देख लो एक बार, देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। समझा दोस्तों, क्लियर है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन जस्ट और 5-10 मिनट की बात है, लेके कंप्लीट करके फिर मैं रेस्ट करता हूं, ठीक है। चलो ये हो गया, हाँ चलो नेक्स्ट हो गया। हाँ नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो एक और ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ज्यादा ही करा रहा हूं, लेकिन ध्यान से देख लेना ये सब चीजें, ठीक है। टू प्रूफ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, चलो ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा पहले, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये cot थीटा प्लस tan थीटा ले लिया मैंने। cot थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, cot मतलब क्या होता है, cos अपॉन sin, cot मतलब क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा, इसके जगह पे cos थीटा बाय sin थीटा लिख दिया, बीच में क्या होता है प्लस, बीच में क्या होता है प्लस लिख दिया, और tan का मतलब होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, cos मल्टीप्लाई बाय cos इज cos स्क्वायर थीटा, प्लस बीच में है प्लस आ गया, sin मल्टीप्लाई बाय sin इज sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब आप यहां पे ध्यान से देखोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये पूरे की जगह पे आ जाएगा 1, आ गया 1, और नीचे आपका sin थीटा cos थीटा तो है ही। अब सेपरेट कर दो तो 1 अपॉन sin थीटा को मैंने सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन sin थीटा को सेपरेट कर दिया, और 1 अपॉन cos थीटा को सेपरेट कर दिया। 1 अपॉन sin थीटा कितना होता है, cosec होता है, ठीक है, cosec थीटा बीच में मल्टीप्लाई, और 1 अपॉन cos का मतलब होता है sec थीटा, और यही चीज प्रूव करना था। देखो cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा आ गया, मतलब इज इक्वल टू RHS, आपका फेवरेट डायलॉग लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, कितना सिंपल था दोस्तों, देखो ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा सिंपल तो मुझे लगता नहीं और कुछ हो सकता है, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और अब एक इंफॉर्मेशन तौर पे बता दूं कि देखो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मेनली चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 5 और या फिर चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री में से आ सकते हैं, पर मेंसुरेशन का कोई गारंटी नहीं है। मेंसुरेशन का गारंटी इसलिए नहीं क्योंकि पिछले साल ये चैप्टर स्किप किया गया था, उसके पिछले साल 2 साल कोविड था, उसके पिछले साल का कुछ प्रेडिक्शन नहीं है। तो यहां पे अंदाजा तौर पे मैं आपके लिए 2 एग्जांपल लाया हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए या फिर एक्टिविटी बेस्ड में। तो चलो देख लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या, दैट इज नथिंग बट योर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्या है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दोगे, ध्यान देना ये चीज को, क्या है ये, देखो यहां पे, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रफ करता हूं, पहले मैं आपको पूरा बेसिक समझाता हूं। क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ 2 सिलेंडर आर इक्वल एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 7:5, मतलब 2 सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर, ठीक है, और एक दूसरा सिलेंडर, 2 सिलेंडर है। क्या बोल रहा है कि दोनों के सिलेंडर के जो हाइट होंगे वो सेम होंगे, ये भी h हाइट का है, ये भी h हाइट का है, ठीक है। इफ द हाइट्स ऑफ द 2 सिलेंडर आर इक्वल, दोनों सिलेंडर के हाइट इक्वल है, रेडियस का जो रेशियो है समझ लो, इसका 7 होगा, इसका 5 होगा, 7:5 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 7:5 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। हमको पूछा है वॉल्यूम निकालो, वी नो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या था फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट
पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूं, जो वॉल्यूम ऑफ, देखो यहां पे मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, बाकी ये चीज जाने दो, अभी मैं आपको बताता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो क्या हो जाएगा, पाई आर 1 का स्क्वायर, अगर आप 1 मान लो तो ठीक है, नहीं तो 2 मान लो, पाई आर 1 का स्क्वायर H1 अपॉन पाई आर 2 का स्क्वायर H2। अब यहां पे पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, दोनों की हाइट भी सेम है, तो हाइट हाइट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो R1 का रेशियो कितना है, 7 अपॉन 5 है, तो 7 अपॉन 5 का स्क्वायर कर लो, तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, तो 49 अपॉन 25 का कुछ वैल्यू आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअल में कहां गया यार, ये एक्चुअल में क्या आएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर आएगा, मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, जिसका वैल्यू आ रहा है 49 अपॉन 25। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी है एग्जाम में अलग अलग टाइप से, तो प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और एक है क्या क्वेश्चन, चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रस्टम वाला एग्जाम में आया था, आया नहीं था मतलब आ सकता है, माफ करना। तो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग को सर्कुलर फ्रस्टम का देखो पूरा एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर्स में, देख लेना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कहां गया, मेरे को लगा फोन बज रहा है, चलो कोई बात नहीं। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, पाई का वैल्यू लेने बोला है। सर्कमफरेंस सर्कुलर फेस ऑफ फ्रस्टम आर गिवन इज 132। तो मुझे पता है कि कोई भी फ्रस्टम जो होता है उसका जो सर्कमफरेंस अगर मैं बात करूं वो सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। तो हम एक मान लेते हैं जो सर्कमफरेंस 1 होगा, ऊपर वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट, तो 2 पाई आर 1 होगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू 2 पाई आर 1 का वैल्यू 132 है, क्योंकि ऑब्वियसली दे रखा है फ्रस्टम का 132 एंड 188। तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा, समझ लो फ्रस्टम आप जानते ही हो। ठीक है, ठीक है, तो एक बड़ा पार्ट है एक छोटा पार्ट है, तो बड़े वाले का समझ लो 132 होगा। ठीक है, जो 1 का, या R1 होगा या R2 होगा। ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई R1 है ना, देखो ये 2, ये पाई, ये R, ये 1, तो R1 का वैल्यू चाहिए, मतलब ये 132 तो है, ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो 132 बाई 2 पाई हो जाएगा। तो 132 अपॉन 2 पाई, 2 पाई मतलब 22 अपॉन 7। सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा वैल्यू बताओ, सॉल्व करना है मुझे इसको कैसे भी करके। कैसे करूं यार, देखो 132 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22, बराबर ऐसे ही होगा। ठीक है, इसको मिटा दो, इसका कुछ काम नहीं है। देखो देखो, इसको सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, बहुत खतरनाक दिख रहा है मेरे को। ठीक है, बराबर है क्या, ठीक है। हाँ, कैसे सॉल्व होगा, 2 के टेबल में 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, हाँ हो रहा है ना, 21 1 22, 22 3 3 7 21, 21 आ गया, मतलब R1 का वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर। देखो आ रहा है आंसर, मैं सोचा कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा लेकिन कर पाया, 21 सेंटीमीटर आ रहा है। वैसे ही दूसरा सर्कमफरेंस का वैल्यू क्या दिया है, 88, मतलब 2 पाई R2 का वैल्यू कितना है, 88। तो R2 कितना हो जाएगा, 88 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो 88 अपॉन 2 पाई मतलब 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7, यानी कि 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22। ठीक है, तो 22 1 22, 22 4 88, 2 1 2, 2 2 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14, तो 14 सेंटीमीटर आ गया मेरा R2। R1 21 है, R2 14 सेंटीमीटर है। आ गया R1 R2, बस क्या डालना है आपको, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको बताइए, दिया हुआ है h स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। h मतलब हाइट 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। R1 कितना है, देखो 21 है, तो 21 माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 21 माइनस 14 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, ठीक है, 576 प्लस ये सब अंडर रूट में है अभी। ठीक है, अंडर रूट में देखो, स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, 576 प्लस 21 माइनस 14 कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 576। क्या कर रहा हूं यार, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट 49 लिखता हूं। ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं, चलो ये 21 माइनस 14 7 हो, तो 7 का स्क्वायर डायरेक्ट 49 होता है। ठीक है, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625, मतलब अंडर रूट ऑफ 625, और अंडर रूट ऑफ 625 कितना होता है, 25 होता है। मतलब इन शॉर्ट हमारा जो वैल्यू आ गया कर्व सरफेस एरिया, नहीं सॉरी, ये तो किसका आया, ये स्लैंट हाइट आया, स्लैंट हाइट आ गया 25 आ गया स्लैंट हाइट। अब एक और चीज पूछा इसमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय L। तो मतलब पाई का वैल्यू कितना है, ये बॉक्स में नहीं लिख पाऊंगा, जगह नहीं है, तो यहां पे लिखता हूं 22/7 पाई है, मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2 मतलब 21 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय L कितना है 25। इसको पूरे को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, ये हो जाएगा, बाप रे कैलकुलेटर ले लेता हूं यार, थक गया मैं। ठीक है,
आप लोग को सॉल्व करना है। देखो क्या किया है सिंपली ये लोग ने, ये 21 प्लस 14 कितना होता है 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 25 किया 875 आया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 22 से 19250 आया, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो आपका आंसर आएगा 2750। लास्ट में फाइनल आंसर आ रहा है 2750। ठीक है, हो गया खत्म यार दोस्तों, अब मुझे जाने दो, काफी मैं थक गया, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे लग रहा है बुखार आने वाला है मुझे। चलो कोई बात नहीं, हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो लगभग मैंने देखा जाए 20 स्लाइड कराया, मतलब क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो 20 से ज्यादा कराया मैंने आज। ठीक है, लगभग कितना मिनट हुआ 55 मिनट्स में लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने करा दिए। उम्मीद करता हूं इसमें से या तो एक्टिविटी, या तो 2 मार्क्स में, या तो जो भी 3 मार्क्स का पूछे आपको पूछ सकते, इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आज करा दिए। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग का रिवीजन हो गया होगा, और आप इसमें जितने भी एग्जांपल मैंने कराए उसको अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिस करना। सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, जैसा मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है, तो क्या करूं फिर, इसी के साथ ये वीडियो को एंड करूं। चलो फिर गाइस, आज के लिए इतना ही, और भी कोशिश करूंगा बीच बीच में, अब तबियत अगर सही लगा तो मैं लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। बाकी चीज तो हमने सब डाल के रखी है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। जो चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हो पूरा फ्रेश वीडियो अवेलेबल है, सर्च करो और पढ़ाई करते रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे ज्यादा अच्छा जो वीडियो होता है वो होता है रिकॉर्डेड वीडियो। जाके आराम से कोने में बैठ जाना, 2x की स्पीड से 2x की स्पीड से, कान में हेडफोन डालो और आराम से देख देख के खुद से प्रैक्टिस करते रहो। देखो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये वाला कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।